गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सेप्टिंग इनविटेशन इनफॉर्मल में पढ़ा था। आज हम लोग रिजेक्टिंग पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी को मना करते हो कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि इनफॉर्मल में कि रिजेक्टिंग भी क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति ने आपको बड़े विशेष तौर से आपको याद किया है। अब इसका भी फॉर्मूला सेम बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिखना है। सबसे पहले आपका क्या आएगा बताइए आप लोग? सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, उसके बाद में आएगा सिटी और उसके बाद में आएगा डेट, फिर आ जाएगा डियर और आ जाएगा नाम, ठीक है। अब सबसे पहले आई वी एम आर वेरी glad to receive the invitation of, वापस वही कार्यक्रम का नाम, ठीक है। अब हमने पिछले वाले में क्या किया था? हमने यहीं से आगे से लिखा था आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं निश्चित रूप से फंक्शन अटेंड करूंगा। अब यहां पे आपको क्या लिखना है? अब आप मना कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आपका कौन सा है? रिजेक्टिंग। आप मना कर रहे हो, तब आप क्या लिखोगे? यहां से आई वुड हैव loved to join the function, but I have some unavoidable work on the same day, so I won't be able to come. Please accept my apologies and best wishes. फिर थैंक यू, yours truly। चलो मैं एक बार वापस हटके मैं एक बार, ताकि आपके उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ और आप भी देख पाएँ। सबसे पहले रिजेक्टिंग टॉप पे है, आप देखें एड्रेस। इस बार मैंने 2 लाइन्स रखी है ताकि हम उसको एज इट इज़ जैसे 2 लाइन्स का हम काम करते हैं उसको कर पाएंगे। देन सिटी और उसके बाद में डेट। उसके बाद देखिए डियर के बाद क्या गया है? नाम। फिर वही पहली लाइन को दोनों में कॉमन रहेगी, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इनविटेशन ऑफ, कार्यक्रम का नाम लिख देना है। फिर कहते हैं आगे क्या कहना है? आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन द फंक्शन, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं फंक्शन में ज्वाइन हो पाता। आई वुड हैव WOULD, आई वुड हैव लव्ड LOVED, loved to join the function, but लेकिन अब यहाँ से आप बता रहे हो कि आप क्यों नहीं आ सकते। I have some unavoidable UNAVIODABLE unavoidable, जिसको मैं टाल नहीं सकता। some unavoidable work on the same day, ठीक उसी दिन कुछ मेरे पास काम है, उसी दिन का।
सो आई वोंट बी एबल टू कम, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज, APOLOGIES, अगेन वापस बोल रहा हूँ मैं, APOLOGIES, एपोलॉजीज एंड बेस्ट विशेज़, और मेरी शुभकामनाएं भी आप ले सकते हो। पिछले लेटर में आपने लिखा था, फिर कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, आप ये लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। फिर थैंक यू, और फिर आ जाता है आपको योर्स ट्रूली। अब इसको मैं एक रियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अब इसमें हम बता देंगे सिस्टर्स मैरिज का। किसका बनाएंगे? सिस्टर्स मैरिज। अब सपोज सिस्टर्स मैरिज हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे हम लोग, ये हमको देखना होगा। सिस्टर्स मैरिज हम किस तरीके से देखते हैं, यहां से हम चलते हैं, एड्रेस 24A ब्लॉक RK कॉलोनी, उदयपुर, राजस्थान। ठीक, ये हो गया आपका एक। फिर आप लिखेंगे डेट 20 अगस्त 2020। डियर, नाम लिख दीजिए आप, डियर राहुल, आई एम very glad to receive the invitation of your sister's marriage। आपकी बहन की शादी है, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी है, तो आप लिख सकते हो आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, आई वुड हैव लव्ड टू जॉइन द फंक्शन। कार्यक्रम में उपस्थित होते मुझे बड़ा आनंद होता, बट आई हैव सम अनएवॉइडेबल वर्क ऑन द सेम डे। उसी दिन मुझे कुछ ऐसा काम है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज एंड बेस्ट विशेज, थैंक यू, योर्स ट्रूली। एक बार वापस मैं पूरा रीडिंग करूंगा मैं, आप देख पाएंगे उसको मैं रीडिंग के साथ में। तो हम देख लेते हैं इसको पूरा कैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ मैं। 24A ब्लॉक RK कॉलोनी, उदयपुर। फिर 20th August 2020, डियर राहुल, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, आई वुड हैव loved to join the function, but I have some unavoidable work on the same day, so I won't be able to come. Please accept my apologies and best wishes. Thank you, yours truly, और आपका नाम। इस फॉर्मेट को, तीनों फॉर्मेट को इनफॉर्मल में इनवाइटिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग का आप अभ्यास करें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आएगा और डेफिनेटली आएगा ये। ओके, तो इसको घर पे अभ्यास करें और अगले क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय। Good morning student. So this is our lesson 14, basic concepts of national income, मतलब राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ये पार्ट फर्स्ट है। आज अपन ये नया लेसन शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ही इजी लेसन है, ठीक है। वैसे तो नेशनल इनकम के लेसन बहुत टफ है, 15 और 16 लेसन तो बहुत ही टफ है, पर अब वो मुझे बचा के रखने पड़ेंगे। अगर आपकी क्लास कभी लगती है, ठीक है, तब तक के लिए मुझे बचाना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझाना भी पड़ेगा। समझने से ज़्यादा उसमें रट्टा मारने वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। मतलब फेस टू फेस मिलके ही मैं समझा पाऊँगी ज़्यादा अच्छे से। पर ये वाला लेसन जो है बहुत इजी है, आप आराम से अपने घर पे बैठ के समझ सकते हो। एक बार मेरे सारे ये इस लेसन के वीडियो देख लेना, फिर लेसन भी रीड कर लेना, या फिर पहले लेसन रीड कर लेना 14 लेसन, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना। वीडियो सारे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो अपने पास,
है ना, जिस दिन का जो चाहे देख सकते हो, ताकि आपकी बार बार डेटा यूज़ ना हो बार बार देखने से। तो आप डाउनलोड करके भी सारे वीडियो रख सकते हो। तो बहुत इजी लेसन है, तो हम इसको शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। स्टॉक नाम के वर्ड से आप लोग मतलब स्टॉक वर्ड के बारे में आप सब जानते होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम। स्टॉक का मतलब होता है कुछ भी जमा करके रखना। हिंदी में इसको प्योर हिंदी में बोलो तो स्कंध बोलते हैं, स्कंध नाम। और टिपिकल बहुत ज़्यादा ही हिंदी हो गई, टिपिकल हिंदी में हो गया और वो समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखें तो स्टॉक का मतलब सबको ही पता है, स्टॉक मतलब कुछ भी जमा करके रखना, ठीक है। फ्लो का मतलब है उसे फ्लो होने देना। फ्लो होने देना मतलब जैसे स्टॉक में से कोई चीज़ निकलती है, जैसे समझो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने वो उसमें कुछ चीज़ें बनाई, जैसे जूते बनाने की फैक्ट्री है, मैंने बहुत सारे शूज़ बना दिए। अब मैंने उनको अपना जो जमा करने के लिए जो जगह होती है ना, वहाँ पे मैंने वो चीज़ें रख दी, मतलब मैंने उनको स्टॉक कर दिया। अभी मुझे उनको बेचना नहीं है या मार्केट में सप्लाई नहीं करना, तो मैंने उनको स्टॉक करके रखा है। फ्यूचर में जब बेचना होगा तो मैं उन्हें उन जूतों को मार्केट में सप्लाई करूँगी, तो वो फ्लो हो जाएगा। जैसे जैसे सप्लाई होगा या बिकेगी चीज़ें स्टॉक में से बाहर जाएंगी तो उसे फ्लो बोलेंगे। और जब तक वो ऐसे का ऐसा बना रहेगा वो चीज़, उसे स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो बहुत सारी बुक स्टॉक करके रखी है अपने पास, नॉर्मली तुम लोग भी बोलते होगे। स्टॉक मतलब जमा करके रखी है। जैसे होता है कि पिछले साल की कुछ खाली खाली बुक्स रह गई है तो हम उन्हें सारे अच्छे अच्छे पेजेस निकाल के बाइंडिंग करा देते हैं, स्टॉक के रूप में रखते हैं, मतलब पेजेस के रूप में जमा रखते हैं कि कभी रफ बुक की ज़रूरत पड़ी तो इस बुक को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे स्कूल जब स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में यही होता है कि बच्चे रफ बुक ही लेके जाते हैं, है ना, सारा काम उसमें कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे नोटबुक्स बनाते हैं, फिर उसके अंदर काम करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट होता है मैथ्स, तो एक बार स्कूल में रफ में करते हैं, घर पे जाके फेयर में करते हैं, तो वो स्टॉक ही होता है ना, पेपर्स का जमा किए हुए, है ना। तो ये स्टॉक है और ये है फ्लो। फ्लो मतलब स्टॉक में से जब चीज़ें बिकती हैं या बाहर आती है उन्हें फ्लो कहते हैं। और एग्जांपल दूँ और थोड़ा अभी इसकी थोड़ी लैंग्वेज पे भी जाते हैं, हम किताबी लैंग्वेज पे भी थोड़ा जाएंगे क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ ये स्टॉक और फ्लो दो या तीन बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2011 से लेके अभी 20 था, 20 तक के जो पेपर्स हैं इनमें 2 या 3 बार स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है। ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता ये, 2 या 4 मार्क्स के लिए आता, उससे ज़्यादा का नहीं। या फिर इनकी डेफिनेशन मतलब इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं कि स्टॉक क्या है, स्कंध क्या है या फ्लो क्या है, ठीक है, इस तरह से पूछ लेते हैं, वो 1 आध मार्क्स के लिए आ जाता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बहुत ईजी भी है, तो अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ी किताबी लैंग्वेज पे भी जाएंगे अपन कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट आर केप्ट इन अ क्लास ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो में वो चीज़ें आती हैं जो एक फिक्स पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए देखी जाती मतलब आंकी जाती है। अपन बोलते हैं ना, इसको किससे कंपेयर कर रहे हो या कैसे इस चीज़ को आप देखते हो या कैसे गिनते हो, है ना। तो उसको गिनते कैसे, टाइम के हिसाब से कि 1 साल के लिए मैंने स्टॉक करके रखा था, 1 साल के बाद स्टॉक क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्लो हो गया। 1 साल के बाद उसमें से चीज़ें निकाली गई तो फ्लो हो गया ना, तो स्टॉक रहा नहीं, फ्लो होने लग गया। तो वो एक समय के लिए समय के आधार पर होते हैं स्टॉक और फ्लो। When we study the economic variable at a point of specific time, then it called stock. अगर किसी चीज़ को हम एक फिक्स टाइम के लिए देख रहे हैं तो वो स्टॉक है। स्टॉक एक फिक्स टाइम के लिए रहता है, उसके बाद उसमें से निकल जाता है। मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के बीच बीच में से भी निकल रहा है, ऐसे नहीं होता। स्टॉक है जितने समय उतने समय स्टॉक ही रहेगा, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं जाएगा। और जब स्टॉक का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसमें से चीज़ें निकलनी शुरू होगी, फ्लो शुरू हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड फ्लो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब स्टॉक के ऊपर का जो समय है, बाद का जो समय है,
उसको हम देखेंगे तो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक जितनी देर रहेगा उतनी देर वो स्टॉक है, जमा है कोई चीज़ स्टॉक है। उसके बाद जैसे ही फ्लो शुरू होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, स्टॉक के ऊपर का समय होगा, तो वो फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे घर में जो पानी की टंकी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, घर पे कोई नहीं है, पूरी टंकी फुल है, पानी भरा हुआ है, वो स्टॉक ही रहेगा जब तक घर में कोई आएगा नहीं, नल खोलेगा नहीं, उसे यूज़ नहीं। अगर समझो कहीं पे पानी टपक नहीं रहा है, मतलब सारे नल एकदम बराबर बंद रहते हैं, पानी वानी टपकता नहीं है, तो वो पानी उतना का उतना रहेगा टंकी में। पर जैसे कोई आएगा, क्या होगा, नल चालू किया तो वो पानी स्टॉक की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लो में हो जाएगा, और वो बहना शुरू हो जाएगा नल से, और धीरे धीरे वो टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपने, जैसे इंक वाली पेन होती थी पहले, जैसे हम लोग यूज़ करते थे, जब तक वो इंक की पेन भरी हुई है उसमें स्टॉक है, जैसे मैं लिखना शुरू करूँगी तो वो क्या होगी, इंक खत्म होती जाएगी, फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टॉक और फ्लो। बहुत ईजी है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझना है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बना सकते हो। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, मैक्सिमम। मेरे भी फेवरेट क्वेश्चन में से है ये, क्योंकि मैं भी अक्सर टेस्ट या एग्ज़ाम लेती हूँ तो ये पूछ लेती हूँ। अगर ये मैंने दिया है सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए तो ये मैं पूछ ही लेती हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हिंदी में भी मैं लिख लेती हूँ, आय का चक्राकार या वर्तुल प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। आय का वर्तुल प्रवाह या आय का चक्राकार प्रवाह, हिंदी में दोनों में से किसी भी नाम से ये आ सकता है क्वेश्चन, और इंग्लिश में फिक्स है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर या चक्राकार या वर्तुल का मतलब होता है गोल शेप में, मतलब ऐसे राउंड जैसे शेप में, गोलाई में है ये प्रवाह। फ्लो हो रहा है, स्टॉक तो हो नहीं रहा, कुछ चीज़ें एक दूसरे के पास जा रही होगी। जैसे मैंने 10 का नोट पास वाले को पास किया, उसने आगे वाले को पास किया, उसने आगे वाले को पास किया, उसने आगे वाले को, इस तरह से वापस मेरे पास आ गया। हम एक राउंड में खड़े हैं सपोज, और 10 रुपये का नोट सबके पास जा रहा है, तो वो 10 रुपये का नोट सबके पास होते हुए वापस मेरे पास आएगा ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आय का चक्राकार या वर्तुल प्रवाह, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि नोट क्या है, इनकम ऐसे ही तो कोई किसी को देता नहीं है। जैसे मैंने किसी से कुछ खरीदा, उसके बदले उसको 10 रुपये दिए, उसने किसी और से कुछ खरीदा, उसने उसको 10 रुपये दिए, और किसी का बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, उसने वो 10 रुपये मुझे दे दिए फीस के रूप में। ठीक है, वैसे 10 रुपये फीस नहीं होती, ज़्यादा होती है, पर उसमें 10 रुपये भी इंक्लूड थे, तो वो 10 रुपये वापस मेरे पास आ गए। इस तरह से आय का वर्तुल प्रवाह। ठीक है, इसको वैसे ये होता नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है, हमको इसका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा इसका। मैं हिंदी में नहीं बना रही हूँ, इंग्लिश में बना रही हूँ, पर हिंदी वालों का भी है डायग्राम, ठीक है, और इंग्लिश वालों का भी है। डायग्राम सेम है, खाली अंदर के शब्द हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हैं। यहाँ पे है हाउस होल्ड, यहाँ पे है बिजनेस फॉर्म। देखो, आप अपनी किताब खुली रखोगे साथ में तो और भी अच्छा है,
अंदर की तरफ क्या लिखा है मैंने, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। और ये बाहर वाला जो चक्र है, मतलब ये बाहर वाली जो लाइन है, इसके लिए मैं लिख रही हूँ लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखो आपकी बुक में जो है, ये जो मैंने अंदर लिखा है, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मेरे यहाँ क्या, मैंने ये लिखा हुआ है ना, जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा और बीच वाले को नीचे लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और नीचे क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नीचे है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप लोगों को बुक खुली रखनी पड़ेगी, बुक में इसको देखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वालों का भी सेम डायग्राम है, लेकिन बस ये सब हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम का ये सब इंग्लिश में है। जो भी थियोरी है या जो भी कंसेप्ट है वो सेम है। इस तरफ हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब यहाँ पे हमने एक माना है, मॉडल है ये एक तरह से, वैसे नॉर्मली कहीं पे भी ये हो नहीं सकता, पर यहाँ हमने माना है कि एक देश है, ठीक है, एक देश में एक ही अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, ये कोई देश है, यहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं, ठीक है, उनको हमने बोला है हाउस होल्ड या पारिवारिक क्षेत्र बोलेंगे हिंदी में। दूसरा है बिजनेस फर्म्स, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, ठीक है, बस ये दो ही सेक्टर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे इस देश में या इस इकोनॉमी में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार होगी तो क्या होगा, सरकार टैक्स भी लेगी और सरकार सब्सिडी भी देगी, इसीलिए हमने माना है यहाँ पे सरकार नहीं है। दूसरा हमने माना है कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं करते किसी और देश के साथ, मतलब आयात निर्यात नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि आयात करेंगे मतलब हमने कुछ इंपोर्ट किया तो पैसा बाहर जाएगा, और एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें यहाँ से दूसरों को बेचेंगे तो बाहर से पैसा आएगा। तो यहाँ पे हमने माना है दो चीज़ें नहीं है, एक तो सरकार नहीं है कोई टैक्स लेने वाली और सब्सिडी देने वाली, दूसरा कोई इंटरनेशनल हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है, कोई भी व्यापार हम इंटरनेशनली नहीं करते, बस हम देश के अंदर ही व्यापार करते हैं, मतलब देश के लोग ही आपस में एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, कोई क्या बना रहा है कोई क्या बना रहा है, एक दूसरे को बेच रहे हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पैसे हैं, ये कोई बार्टर एक्सचेंज सिस्टम नहीं है, चीज़ों के बदले चीज़ें नहीं एक्सचेंज हो रही, ये बात ध्यान में रखना, वो पहले अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे पारिवारिक क्षेत्र है, मतलब हाउस होल्ड फर्म्स है, यहाँ पे बिजनेस फर्म्स है। अब ये परिवार के लोग क्या करते हैं, इनके पास काम करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि इनको इस बिजनेस फर्म में, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी उसमें जाना पड़ता है, भले वो वहाँ मजदूरी करें या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के कर्मचारी के रूप में या मजदूर के रूप में कर रहे हैं, पर वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इन पारिवारिक क्षेत्र में से कुछ लोग यहाँ काम कर रहे होंगे बिजनेस फर्म में, कुछ लोगों के पास कच्चा माल होगा, मतलब खेती वगैरह करते, खेती करने वालों क्या होता है उनके पास, नॉर्मली उनके पास कच्चा माल ही होता है। गेहूं क्या है, कच्चा माल है ना, सारे कच्ची चीज़ें ही होती है ना, और ऐसे जैसे पेड़ पौधों से भी हमें कुछ मिलता है तो वो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इनको बेचते होंगे। कुछ हाउस होल्ड वाले बिल्डिंग किराए पे दी होगी इंडस्ट्रीज़ वालों को, उनकी फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए, या कुछ ने मशीनरी बेची होगी, किसी न किसी रूप में ये बिजनेस फर्म में कुछ ना कुछ काम करते हैं। किस किस रूप में करते हैं हम देखते हैं, लेबर के रूप में, मजदूर के रूप में। अब इस लेबर में अपन ने एम्प्लॉय भी देख लिया है, मतलब कर्मचारी जो पेपर वर्क या कंप्यूटर वर्क करते हैं। दूसरा हमने देखा लैंड मतलब ज़मीन भी देते हैं अपनी वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कुछ इंडस्ट्री को किराए पे, लीज पे ऐसे जगह देते हैं ना बहुत सारे सालों के लिए कि आप यहाँ पे फैक्ट्री वर्क करो, कोई गरीब होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो लैंड दिया। कैपिटल का मतलब है पैसा भी लगा सकते हैं या फिर कुछ और रूप में, मशीन के रूप में भी उन्हें कोई काम दे सकते हैं।
इंटरप्रेनर, कुछ इंटरप्रेनर भी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बदले में इनको क्या मिलता है, अगर लेबर है तो उसको वेजेस मिलेगा, मजदूरी मिलेगी या सैलरी मिलेगी। लैंड है उसका, अगर वो लैंड दे रहा है बिजनेस फर्म को, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र को, तो उसको बदले में किराया मिलेगा। अगर वो कैपिटल दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल से हमने यहाँ पे देखा कि वो पैसा दे रहा है उसको उधार पे, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो ब्याज कमाएगा। अगर वो इंटरप्रेनर है तो प्रॉफिट कमाएगा। देखो कोई भी मालिक होता है वो कभी सैलरी नहीं कमाता, वो प्रॉफिट कमाता है। जितना भी पैसा खर्चे, जो भी खर्चा हुआ है वो सब काट लेने के बाद इनकम में जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो एक जो मालिक होता है वो प्रॉफिट कमाता है। तो अगर यहाँ से कोई इंटरप्रेनर के रूप में यहाँ काम कर रहा है तो वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। अब बिजनेस फर्म क्या करता है, बिजनेस फर्म इनको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनाता है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं बनाता है वो मार्केट में बेचता है। अब मार्केट में है कौन, यही लोग हैं ना, हाउस होल्ड फर्म्स, यही वो चीज़ें खरीदते हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे कि महीने की पहली तारीख को तो बिजनेस फर्म इनको कुछ सैलरी या ब्याज पे या कैसे भी किसी न किसी रूप में इनको पे करता है, और ये लोग क्या करते हैं धीरे धीरे उसी के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, मतलब वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। जैसे जैसे खरीदेंगे वो पैसा किसके पास जाएगा, वापस बिजनेस फर्म के पास जाएगा, ठीक है। और ये हाउस होल्ड क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इनसे खरीदते जाएंगे, पैसा वापस धीरे धीरे बिजनेस फर्म के पास जाएगा। इसका मतलब है जो पैसा इसके पास है वो इसके पास आएगा, वापस जो इसके पास आएगा वो वापस धीरे धीरे उसके पास जाएगा, वापस वो उससे प्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पैसा है वो कहीं बाहर लीकेज नहीं हो रहा है, ये एक बंद अर्थव्यवस्था है, इसके बाहर कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि किसी और देश से तो इनका कोई व्यापार है नहीं, या कोई सरकार नहीं है जो फ्री में टैक्स ले लेगी बिना बात के, ठीक है, या सब्सिडी दे देगी, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। जितना भी पैसा है, अगर 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख रुपए घूमता ही रहेगा पूरी इकोनॉमी में, ना वो बढ़ेगा और ना ही वो कम होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आय का वर्तुल प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, थोड़ा आपको इसको वीडियो को 2 बार देख लेना अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ किए। आई होप सो समझ में आना चाहिए। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ये रहा कि विराट एक पार्टनर है, उसने क्या किया है, बुक जो बंद हो रही है 31 मार्च 2017 यानी 31/3/2017 के दिन बंद होने वाली बुक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को दे रखा है 10%। पीछे पर एनम वर्ड नहीं लगा है, ठीक है, क्या नहीं लगा है, इसके पीछे पर एनम यानी कि वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ है। विराट है जो बुक बंद हो रही है 31/3/2017 के लिए और जिसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 10% है, जिसके पीछे पर एनम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर ए और बी यानी कि 2 शर्तें दे रखी है। पहली शर्त है यदि उसने वर्ष के दौरान 20,000 रुपए आहरित किए हैं, यानी कि उसने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज ड्रॉइंग किया है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन दे रखी है यदि उसने 2,000 रुपए प्रति माह आहरित किए हैं, यानी कि उसने क्या किया है कि हर महीने 2,000 रुपए ड्रॉइंग किए हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, अपने को कैलकुलेट करना है कि आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कंडीशन ए के हिसाब से। अगर कंडीशन ए को फॉलो करते हैं, उसने बताया यदि उसने वर्ष के दौरान 20,000 रुपए निकाले, यानी कि पूरे साल भर के दौरान उसने 20,000 रुपए निकाले, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज कंडीशन ए के हिसाब से क्या रहेगा। अगर 20,000 रुपए उसने निकाले हैं तो 20,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 10/100, ठीक है। अब इंटू इसमें डिवाइड बाय 12 नहीं करना है क्योंकि पीछे पर एनम वर्ड नहीं है, ध्यान रखना, इसमें वार्षिक शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसलिए डिवाइड बाय 12 नहीं करना है। अब इसको चलिए सिंपल करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाते हैं। अब कितने बचे, 2,000 रुपए। तो यहाँ पर जो आहरण पर ब्याज लगेगा वो 2,000 रुपए लगेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन बी के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। यदि उसने 2,000 रुपए प्रति माह आहरित किए हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि पूरे साल भर तो उसने निकाले हैं, क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा है, ये बताया खाली कि 31/3/2017 को आपकी बुक बंद हो रही है, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है।
तो इसमें अगर ये 2000 रुपये प्रति माह आहरित करता है यानी कि ड्राइंग करता है तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से ये कितने पैसे निकालेगा? 24,000 रुपये। वेरी गुड, 24,000 रुपये। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इजिकल टू, अब देखिए कितने रुपए, 2000 रुपये प्रति माह है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से यानी कि गुणा करना 12 से, आपके सामने अमाउंट आएगा 24,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पीछे पर एनम नहीं लिखा है इसलिए डिवाइड बाय 12 आएगा ही नहीं। यहाँ पर इसको जब सिंपल करेंगे कटने से ये अपने पास बच जाएंगे 2400 रुपए। अगर आप कंडीशन 1 को फॉलो करते हो तो आपको ब्याज देना है 2000 रुपए, अगर आप कंडीशन 2 को फॉलो करते हो तो आपको ब्याज देना है 2400 रुपए। है ना कितना इजी सा बात। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको पर एनम वर्ड अगर है तो डिवाइड बाय 12 होगा, और अगर पर एनम वर्ड पीछे नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो डिवाइड बाय 12 नहीं करना है। और एक स्पेशल बात दोस्तों जो हमें नोट कर लेनी चाहिए, क्या करनी है, अगर किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दे रखा है, चाहे वो कैपिटल का है या ड्राइंग का है, अगर उसके परसेंटेज जैसे हैं, जैसे 10% है, 12% है, 15% है, अगर उसके पीछे पर एनम वर्ड लिख रखा है, यानी कि क्या लिख रखा है, अगर वार्षिक वर्ड लिख रखा है तो हमें डिवाइड बाय 12 यानी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर वार्षिक शब्द नहीं दे रखा है, पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है, तो आपको पूरे साल भर का ब्याज कैलकुलेट। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन ये रहा कि आर और एस दो पार्टनर है, ठीक है, किस रेशियो में पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है। आर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है यानी सुषुप्त पार्टनर है, व्यवसाय के अंदर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया है, सिर्फ 5 लाख रुपए व्यवसाय में कैपिटल के रूप में लगाया है, ठीक है, यानी पूंजी के रूप में कितने लगाए, 5 लाख रुपए। इसके जस्ट अपोजिट एस जो पार्टनर है उसने कैपिटल का 1 भी रुपया नहीं दिया है, ठीक है, इसने 5 लाख रुपए दिए हैं जबकि इसने 1 भी रुपया नहीं दिया है। ये स्लीपिंग पार्टनर है, कौन, आर सुषुप्त पार्टनर है और इनके रेशियो है 3:2 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर उसके बाद इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है जो ये कह रही है कि डीड जो है वो बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम दिया जाए, यानी कि जिन्होंने भी पैसा कैपिटल के रूप में लगा रखा है उनको 10% पर एनम देना है, और एस को सैलरी के 2500 रुपए पर मंथ के देने हैं, ठीक है, 2500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पूरे एनुअल बेसिस के आपको इसको सैलरी देनी है, ये है एग्रीमेंट। और उसके बाद जब साल एंड हुआ तो ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कितना है अपने पास, 40,000 रुपये प्रॉफिट बता रखा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 में पार्टनर्स हैं। आर सुषुप्त पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है जिसने सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए हैं, इसने कोई भी पैसा नहीं लगाया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, सैलरी देनी 2500 रुपये, प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपये। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट वाइज चलते हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले जो चीज बोल रखी है उसके बारे में, जो चीज क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है उसको एक बार करके देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% देना है तो किसको मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ आर को, क्योंकि उसी ने कैपिटल लगाई है, एस ने तो कैपिटल लगाया नहीं है, एस ने कोई भी कैपिटल नहीं लगाई है। तो क्या करेंगे अपन 10% कैलकुलेट करेंगे 5 लाख के ऊपर। 5 लाख का 10% कितना होता है आप बता सकते हैं, वेरी गुड, 50,000 रुपए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो वो होगा हमारा 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5 लाख का 10% निकालेंगे तो 50,000 रुपए आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं इसको अगर सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एज सैलरी, अगर 2500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे यानी कि 2500 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 30,000 रुपीज यानी 30,000 रुपए। तो टोटल हो जाते हैं 80,000 रुपए जो हमें देने हैं। तो क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम 80,000 रुपए पे कर पाए? नहीं, हमारे पास पैसे कितने हैं, ओनली 40,000 रुपए का प्रॉफिट है, जबकि हमें देना कितना है 80,000 रुपए। अब हम यहाँ पर हम कैपिटल रेशियो भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल एक जना लगा रहा है दूसरा नहीं लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये प्रॉफिट और लॉस रेशियो भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में भी नहीं बता रखा। तब हमें क्या करना है, उस समय ये सिचुएशन यानी कि ये जब सिचुएशन आती है, कोई कैपिटल लगाता है, कोई सैलरी लगा रहा है, किसका और अदर तरह से रेशियो आ सकता है, अमाउंट आ सकता है, तो हमें क्या करना है उनके रेशियो निकालने। जैसे यहाँ कॉमन 0 सारे कट गए तो यहाँ बचेगा 5:3,
जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। हमें 3:2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें कैपिटल रेशियो से भी कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे कैपिटल रेशियो वाले, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर ब्याज अनसफिशिएंट है तो फिर हम क्या कर रहे थे, कैपिटल रेशियो में उसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो आपका एक बार तो एक कैपिटल रेशियो आ गया, एक का सैलरी का रेशियो आ गया, तो 5:3 में आपको क्या करना है, ये 40,000 रुपए डिवाइड करने हैं। तो चलिए करके भी देख लेते हैं। अगर 40,000 रुपए हैं हमारे पास, उसके कितने पार्ट करने हैं, 5 और 3 8, यानी कि इनको प्लस करना है। 5 और 3 8 है, तो 8 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल वाला अमाउंट आ जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैलरी वाला रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 करेंगे 25,000 रुपए, यानी कि 25,000 तो इसके कैपिटल के हो जाएंगे, और सैलरी के कितने हो जाएगा, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपए हो जाएंगे, और 5,000 इंटू अगर 3 भी करते हैं तो भी 15,000 रुपए आ जाएंगे। चलिए इसको कैसे करते हैं वो और देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने आता है आपको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 जो भी दे रखा है आपको लिखना है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बताइए। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में, और यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको, 40,000 रुपए, तो यहाँ लिखना है 40,000 रुपए। ठीक है, अब ये 40,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है। यहाँ लिखेंगे 2, किसको देना है, R को, तो 2 Rs इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कैलकुलेट किया था हमने, 25,000 रुपए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2R के बाद S को सैलरी देनी है, तो 2S सैलरी अकाउंट। सैलरी के कितने हो गए, 15,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, एक तरफ 40,000 रुपए और एक तरफ 40,000 रुपए। ठीक है, ये 40,000 रुपए में 25 और 15 के हिसाब से दे दिए, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर नहीं समझ में आया 25 और 15 तो वापस समझ लीजिए कि हमारे पास पहले जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया कि 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 होगा। फिर उसके बाद सैलरी जो देनी है 2500, तो 2500 12 महीने तक देनी है, यानी कि 30,000 देने हैं। अब हमें पता चल गया 80,000 रुपए हमें देने हैं, लेकिन हमारे पास 40,000 ही, यानी कि अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो ये अमाउंट आया है इसी का रेशियो बना देंगे, और इनका रेशियो जो बनाया क्या बना, 5 और 3। 5 और 3 कैसे बनेगा, हम इनके जितने कॉमन जीरो है ना, 4 जीरो कॉमन हटा देते हैं, तो क्या बना, 5 और 3 8, यानी कि ये रेशियो हमारे पास बन गया। अब इस रेशियो का यूज करना है हमें इसको डिवाइड करने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 40,000 रुपए हैं उसके टोटल पार्ट करने हैं 8। तो हमने क्या किया, 40,000 में 8 से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का अमाउंट आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे। अगर मैं 40,000 के अंदर 8 से डिवाइड करूं, यानी कि 40,000 डिवाइड बाय 8 करूंगा, तो वन पार्ट का यानी कि एक हिस्से का अमाउंट आ जाएगा। अगर मैं एक हिस्से का अमाउंट लाऊंगा तो वो अमाउंट कितना आएगा, 5,000 रुपए। कितना आएगा, 5,000 रुपए। अब जिसको जो जो पार्ट देना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे को राम को कितने देने हैं, 5 हिस्से देने हैं, तो इस 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर इसको शाम को एस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 × 3 करते 15,000 रुपये आ जाएगा, और 5 × 5 करते 25,000 रुपये आ जाएगा। आपको सबसे पहले सिर्फ एक पार्ट का ही अमाउंट लाना है, और उस एक पार्ट का जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है जो जो उनके हिस्से में आ रहे हैं पार्ट से। ठीक है, कितना इजी है, इजी है ना। तो इस तरह से आपने पिछले वीडियो से देखते हुए आएंगे, यहाँ तक आएंगे। हर बार है एक नया मेथड का नया क्वेश्चन आया है जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ वर्डिंग दे रखी है, बस उस पर ध्यान लगाना है और जिसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर और अलग से टॉपिक पे एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।
तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।